नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जौनपुर सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित उपचार के लिए सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जौनपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की जानें गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और घायलों के इलाज को लेकर के भी सीएम ने अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही आपको बताते हुए चले कि घायलों के समुचित उपचार के लिए सीएम ने निर्देश जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी के बीच विवाद अब सार्वजनिक हो चला है। आईआरएस ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने अपने ट्वीट में आईआरएस डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर झूठा मुकदमा, बदला लेने, ब्लैकमेलिंग और हमला करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मिश्रा ने कहा है कि गौरव गर्ग ने विभागीय क्रिकेट मैच के दौरान हुई कहासुनी का एडिटेड वीडियो लीक कर उनकी छवि खराब की है। उन्होंने इस ब्लैकमेल की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को आधिकारिक शिकायत और सबूत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। गौरतलब है कि दोनों अधिकारियों के बीच इस विवाद से विभाग की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। तो वहीं लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति के मामले में लगातार 3 सालों से अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में सबसे अधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। 27 मई को राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 28,651 मेगावाट दर्ज की गई है। मंत्री ने इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मारी है। हादसे में 2 ई रिक्शा, एक स्कूटी और एक राहगीर घायल हो गया। कार बिजली के खंभे से जा टकराई। घटनास्थल से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया है। एसपी अभिषेक ने परेड में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई। इसके बाद पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्य और सुरक्षा बैरिकेड्स का भी जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और एसपी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये घटना बूथ स्तरीय बैठक के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि इसमें सपा के नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी प्रेमपाल यादव भी मौजूद थे। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता बीच बचाव करते हुए शांत कराते दिखाई दिए, लेकिन झगड़े के कारण कुछ वरिष्ठ नेता बैठक छोड़ करके चले गए। मामला सियाना में सपा नेता के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक का बताया जा रहा है। तो वहीं बुलंदशहर के थाना क्षेत्र खुर्जा देहात में ओगारा पुलिस चौकी के सामने बारातियों का स्टंट करते हुए एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया है। वीडियो में तेज रफ्तार कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर बाराती स्टंटबाजी कर रहे हैं। कारों से डीजे बज रहा है और बाराती डांस कर रहे हैं। यह खतरनाक हरकतें खुर्जा पहासू रोड पर पुलिस चौकी के सामने हुई, जिससे सुरक्षा को बड़ा खतरा देखने को मिला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के आपको बताते हुए चले कि वहां पर सिखेड़ा बम्बे इलाके में नहर किनारे एक सूटकेस से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस बल जुट करके मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के महिला जिला चिकित्सालय में छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस जब वार्ड बॉय को गिरफ्तार करने पहुंची तो महिला स्टाफ ने मारपीट और बदसलूकी की। आपको बताते हुए चले कि उन्होंने आरोप लगाया है और धरना प्रदर्शन भी दिया है। पुलिस और स्टाफ के बीच कई घंटे वार्ता के बाद थाना अध्यक्ष ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद धरना समाप्त हो गया और स्टाफ अपने कार्यस्थल पर लौट गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आगे की जानकारी भी साझा की है। अभी हमारे यहाँ एक मरीज है उस रोहाना के, कल उसका ऑपरेशन हुआ था तो उसके साथ वालों ने हमारे यहाँ 2 स्टाफ है पीओपी वार्ड में, वो ट्रीटमेंट रात 8 बजे से ड्यूटी कर रहे थे। मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, उनकी ड्यूटी कर रहे थे, ग्लव्स पहने हुए थे। 2 पुलिस वाले हमारी चौकी के यहीं रविंदर और एक और दिनेश और मरीज के साथ वाले 8-10 जने वे आने के बाद वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ना, ज़बरदस्ती उन्हें घसीटते हुए नीचे लेके आना। कुछ मामला किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं, ना ही हमारी मैडम को इन्फॉर्म किया, ना ही इंचार्ज से बात की। वो उन्हें धक्का मुक्की करते हुए नीचे घसीटते हुए लेकर आए। ये मामला हमारे यहाँ मेल स्टाफ ड्यूटी पे थे पीओपी वार्ड में, जहाँ पे ऑपरेशन के मरीज रखे जाते हैं हमारे। और ये ड्यूटी रूम में इन्होंने सभी से कहते हैं, सभी साथ वालों से, भाई कोई भी दिक्कत है स्टाफ कहाँ है, साथ वालों को पता ही होना चाहिए कि स्टाफ कहाँ है। इन्होंने बताया कि ये ड्यूटी रूम है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ आके बता देना। तो फिर क्या उस बात को लेके किसने गलत मतलब निकाल लिया, इसका कोई समझ में नहीं आया। कल से किसी बात पे कोई हंगामा नहीं हुआ। आज 9 बजे के आसपास 2 पुलिस वाले आए और लेके से सीधे वार्ड में गए। ये ट्रीटमेंट कर रहा था मरीजों का, ग्लव्स पहने हुए थे, उसी हाल में उसने आके कॉलर पकड़ लिया। तो वही कानपुर देहात के मंगलपुर कस्बे से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सोते वक्त सिर पर लाठी डंडे से हमला कर हत्या की गई है। मामले में पहले बड़े भाई के बेटे की आत्महत्या हो चुकी थी और हत्या का शक छोटे भाई पर था, जिसके कारण आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। तो वही यूपी के हमीरपुर जिले में खेतों की जुताई कर लौट रहे किसान रामकिशन कुशवाहा का ट्रैक्टर असंतुलित होकर के खेत में बने कुएं में जा गिर गया। ट्रैक्टर और किसान दोनों गहरे पानी में डूब गए, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से शव और ट्रैक्टर कुएं से निकाले गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे से किसान के परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 30/5/2025 को ग्राम ममना थाना जलालपुर के रहने वाले रामकिशन पुत्र जगदेव अपना ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका ट्रैक्टर कुएं के अंदर चला गया और वह भी कुएं में गिर गए। उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। शव को कुएं से बाहर निकलवा लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक। तो चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर में अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ ही अमेठी, अयोध्या, बिजनौर, अमरोहा इन जैसे जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हां, दुनिया में
रुपया से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्य और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या फिर आतंक पर नरम रुख अपना करके ट्रंप की रणनीति सीधे तौर पर डॉलर के लिए किस तरह से आगे बढ़ रही है वो स्पष्ट हो चुकी है। ओबामा प्रशासन की अगर बात करें तो ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसी ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजराइल ने तीखा विरोध भी जताया। और बात यही नहीं रुकती है, ट्रैफिक वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इन विवादों के पीछे ट्रंप यानी कि अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें केवल अमेरिकी लाभ देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। दरअसल अमेरिका और इजराइल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजराइल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजराइल तैयार है? क्योंकि ईरान इजराइल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजराइल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजराइल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजराइल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजराइल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजराइल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजराइल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई।
डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो। पहलगाम हमले के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े जत्थे को वापस भेज दिया गया है। इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया है। करीब 500 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजने का काम किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई स्थानों पर खुली है और असुरक्षित है। यह भूगोल अवैध रूप से भारत में प्रवेश को आसान बना देता है। आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक उत्पीड़न और कभी कभी देश को अशांत करने के मकसद से दूसरे देश के लोग बड़ी संख्या में भारत की ओर रुख करते हैं। कई लोग सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ आगे बढ़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया जा सका है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जब लगा कि नहीं, देश को इससे असुरक्षा है, तब सरकार जागी है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध घुसपैठिए स्थानीय नेटवर्क की मदद से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार इन्हें धार्मिक या सामाजिक संगठनों से मदद मिलती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये लोग मदरसों में आश्रय पाते हैं, जहां से उनकी पहचान छिपाने में मदद की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीते वर्ष वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आते हैं और मदरसे में ठहरते हैं और उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनते हैं और फिर उनको जमीन दिलाने का काम किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विद्रोह सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि there was an incident few days back where these people Bangladeshi people had come and raised their hands on a local fisherman. We are absolutely very clear that our central government and the state government, we are very clear that we will not allow any Bangladeshi and Rohingya Muslim. इसके चुनौतियां और समाधान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे एंगल से सोचने की जरूरत है, जैसे सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं बीएसएफ और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग आवश्यक है। डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार जैसी प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित बनाना होगा ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान न हो। स्थानीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन को सख्ती से निर्देश देने होंगे
कि फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई की जाए। कूटनीतिक संवाद। सबसे महत्वपूर्ण है कि कूटनीतिक संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि दोनों देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भारत में बसना न केवल देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या से निपटे, ना तो नफरत फैलाएं और ना ही कानून का। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।